हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए जो हमारा आपातकाल की पृष्ठभूमि जो चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। लेसन 6 12th क्लास का आर्थिक जैसे जो है थोड़ा सा आपको बता देते हैं एक बार याद दिलाने के लिए कि हमने जो है टोटल कौन कौन से पॉइंट इसके अंतर्गत पढ़ लिए हैं कि आपातकाल की घोषणा क्यों करनी पड़ी। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि आर्थिक स्थिति के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया था, ठीक है। उसके बाद गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, बिहार आंदोलन, रेलवे की हड़ताल। अब मैं दोबारा से इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बेटा इन सब को बहुत अच्छे से डिटेल से जो है मैंने इनको और पहले वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम अपना 5th पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कि न्यायपालिका और सरकार के बीच संघर्ष के जो सिचुएशन क्या चल रही थी कि जो हमारी न्यायपालिका और सरकार है उनके बीच में संघर्ष की स्थिति क्यों पैदा हुई। देखो, संघर्ष का मतलब यहाँ पर क्या है, किस चीज का संघर्ष है, यहाँ पर शक्ति का संघर्ष है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी ज्यादा पावरफुल है या हमारी जो हमारी सरकार है वो ज्यादा पावरफुल है, कौन सा जो है कौन ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर का जो है सारा जो है संघर्ष चल रहा था। देखो, सीधी सी बात है, जो हमारे यहाँ पर सिस्टम रखा गया है वो संविधान के अनुसार कार्य करने का सिस्टम रखा गया है कि न्यायपालिका जो है वो भी संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करेगी और सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, चाहे कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है, राजनीतिक पार्टी, सब किस आधार पर काम करती हैं, सबकी सब जो है कानून के आधार पर यानी कि संविधान के आधार पर कार्य करती हैं। तो स्पेसिफिकली एक लाइन कही गई है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, जो प्रोसीजर जो लॉ में अपनाया गया है, जो लॉ में दिखाया गया है, उसी प्रोसीजर के अंतर्गत जो है कार्य किया जाएगा। इसमें जो है ना तो न्यायपालिका जो है अपने कार्यों को लेकर के जो है निरंकुश हो सकती है और ना ही जो है सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि कार्यपालिका अपने कार्यों को लेकर के निरंकुश हो सकती है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया यहाँ पर कि जो जिस दौरान जो है 1971 के बाद जो है कई बार ऐसा देखने को पाया गया कि बार बार जो है सरकार और न्यायपालिका दोनों के बीच में जो है समय समय पर जो है टकराव की स्थिति बनती रही है। जैसे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अगर हम बात करें कि क्या होता है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनके बारे में क्या कहा गया है, उनके बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है कि मौलिक अधिकारों का संशोधन करने का अधिकार किसको है और कितना है, कि मौलिक अधिकारों में कौन जो है संशोधन कर सकता है। जो हमारे संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हमारे फंडामेंटल राइट्स, उनके बारे में बात है कि उसमें कौन सुधार कर सकता है, उसमें संसद सुधार कर सकती है या सर्वोच्च न्यायालय सुधार कर सकता है, कौन सुधार कर सकता है। तो ये जो है कई बार देखो बेटा 1951 से लेकर के 1972 तक जो है इस विषय पर अलग अलग टाइम पर जो है न्यायालय के द्वारा समय समय पर अलग अलग निर्णय दिया जाता रहा है। और बेसिकली जो है 13(2) में क्या कहा गया है, आर्टिकल 13(2) में स्पेशली कहा गया है इस बात को कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को समाप्त करता हो या उसे कम भी करता हो, ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई कानून बनाया जाता है तो वो कानून क्या होगा कि उस कानून को अवैध माना जाएगा। समझ गए आप। तो इस तरीके से साफ तौर पे कहा गया है कि संसद जो है जो हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है और अगर परिवर्तन करना भी चाहे तो भी जो है उन मौलिक अधिकारों को ना तो समाप्त कर सकती है ना उनको कम कर सकती है, ठीक है। ये सीधी सी बात जो है कही गई। लेकिन उसके बावजूद भी 1951 से लेकर 72 तक जो है बार बार अलग अलग प्रकार के मुकदमों में इस निर्णय को जो है प्रभावित किया गया है, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ पर बात। इसके बाद जो है अगर हम बात करें हैं इनके जो है मैंने आपको बताया था इन्होंने क्या किया था कि वचनबद्ध न्यायपालिका के कॉन्सेप्ट को ये लेकर आई थी ये गवर्नमेंट, ठीक है। तो 1973 में जो है A.N. रॉय को इन्होंने क्या किया, उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय के पद पर आसीन किया। उसके बाद 1977 में जो है M.H. बेग को जो है सर्वोच्च न्यायाधीश के पद पर जो है आसीन किया। जबकि जो इनसे जो सीनियर थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया था, उनको लेने की बजाय जो है इनको प्रमोट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। इंदिरा गांधी जी ने जो किया था, मैंने आपको वचनबद्ध न्यायपालिका के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट उसको समझाया है कि यहाँ पर क्या था, सीनियरिटी का जो सिस्टम था उस सीनियरिटी के सिस्टम को उस प्रिंसिपल को जो है उसको हटा करके उसकी जगह पर क्या इन्होंने जो है अपना एक जो है अलग तरीका अडॉप्ट किया इस तरीके के प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये भी बात क्या थी, ये भी बात जो है यहाँ पर भी न्यायपालिका और सरकार के बीच में काफी संघर्ष की स्थिति
आई। इसके बाद देखो सिक्स्थ पॉइंट जो है हमारा, श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपातकाल के लिए जो है इसको हम जिम्मेवार मान सकते हैं। कि क्या होता है कि 1975 में जब आपातकाल की घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण हम इसको कारण मानते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो है ये इस तरीके का कैसे हुआ कि ये 1971 में, ठीक है, देखिए 1971 में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं और उसमें जयप्रकाश नारायण जी और उनके इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नेता आमने सामने होते हैं और इसमें क्या होता है बेटा, चुनाव में क्या होता है कि जयप्रकाश नारायण जी चुनाव में हार जाते हैं और चुनाव में हारने के बाद ये डायरेक्ट क्या करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि चुनाव में इनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है, तो ये इसलिए क्या करते हैं, ये सीधा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अपना जो है याचिका दायर कर देते हैं और उस याचिका के अंदर ये क्या कहते हैं कि भाई कि उनको क्या लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो चुनाव प्रचार में क्या किया गया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, ठीक है। साथ में जो है जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में है उन्होंने भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और कर्मचारियों का भी चुनाव में, जो सरकारी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का भी चुनाव में क्या किया गया है, अवैध प्रयोग किया गया है, यानी कि जो कानूनन रूप से निषिद्ध है वो किया गया है, ठीक है। इस बातों को आधार बनाकर के जयप्रकाश नारायण जी ने जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ये जो है अपनी याचिका दायर कर दी। और बेटा वहां पर क्या होता है कि जो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वो क्या कहता है, इंदिरा जी के निर्वाचन को क्या कह देता है, अवैध ठहरा देता है, यानी कि कानूनी रूप से ये सही नहीं है, ठीक है। ऐसा होने के बाद जो है इंदिरा गांधी जी को क्या कह दिया जाता है, सीधा डायरेक्ट तौर पर ये कह दिया जाता है कि अगर जो है इस तरीके से इस प्रकार से अगर मान लीजिए क्या होता है कि अगर निर्वाचन को रद्द कर दिया है, ठीक है, तो इसमें क्या सिस्टम निकल के आएगा कि कानूनन जो है अब क्या हो जाएगा कि इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को अगर रद्द कर दिया गया है तो इंदिरा गांधी जी अब क्या नहीं रहेंगी, सांसद नहीं रहेंगी। और अगर मान लीजिए मैंने आपको जो है 11th क्लास में बताया था कि किसी भी जो कोई भी व्यक्ति अगर जो है लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी प्रकार से आना चाहता है तो या फिर वो जो है नेता बनना चाहता है तो उसके लिए स्पेशली क्या होता है कि उसको जो है लोकसभा या राज्यसभा में जैसे आना है तो उसे क्या करना पड़ता है बेटा, उसे 6 महीने के अंदर अंदर जो है सदस्यता लेनी होती है, ठीक है। तो अगर जो है यही कंडीशन जो है उन पर लगाई गई, इंदिरा गांधी जी पर लगाई गई कि जो है पहले तो क्या किया जाएगा कि उनको प्रधानमंत्री के पद पर वो अब कायम नहीं रहेंगी और उन्हें अगर पद से त्यागपत्र भी देना पड़ेगा। इसके साथ ही न्यायालय ने क्या कहा कि उनको जो है अगले 6 साल के लिए क्या कर दिया बेटा, उनको संसद की सदस्यता से वंचित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इस तरीके से इलेक्शन में जो है इलेक्शन में धांधलेबाजी की थी। तो जो है इस तरीके से जो है मतलब ये चीज सामने आ गई थी, तो ऐसा करके जो है ये किया गया, निर्णय लिया गया कि अगले 6 वर्ष के लिए अब जो है संसद की सदस्यता उनकी खत्म कर दी जाएगी और वो जो है अब देश की प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगी। तो जैसे ही जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ये पता लगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सीधी वो हाई कोर्ट से सीधी कहाँ पहुंच जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा करके और वहां पर जा करके अपने जो है अपना इसके जो निर्णय आया है हाई कोर्ट का, उस निर्णय के जो है अगेंस्ट वहां पर जाती हैं और वहां पर जा करके कहती है भाई मैं इस निर्णय से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वहां पर भी फिर जो है पहले तो टाल मटोल होती है, उसके बाद जो है वहां पर भी फिर क्या निर्णय लिया जाता है, वहां पर भी यही निर्णय लिया जाता है कि अगर जो है इंदिरा गांधी जी जो है कहीं ना कहीं क्या रहेंगी कि जब तक ये इस फैसले की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक वो जो है देश की प्रधानमंत्री तो रह सकती हैं, लेकिन वो लोकसभा के अधिवेशन में भाग नहीं लेंगी, जो सेशंस होंगे उनमें भाग नहीं लेंगी और उसमें अपना जो है राय नहीं रखेंगी, अपना मत नहीं देंगी, इस प्रकार से कहा जाता है। तो इस फैसले को लेकर के की गई अपील की सुनवाई से जो है ना जो निर्णय निकल कर आता है उससे प्रधानमंत्री जी का जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, उनका वो बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं और उन्हें और कुछ सूझता नहीं है और वो क्या कर देती हैं, ऐसे में वो आपातकाल की घोषणा कर देती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो 7th पॉइंट है विपक्षी दलों द्वारा श्रीमती गांधी जी के त्यागपत्र की मांग। कि क्या हो रहा था बेटा कि लगातार जो है इस तरीके से बार बार जो है हर जगह जो है इतने सारे संकट पैदा हो रहे थे, इतनी सारी सिचुएशंस जो है अलग अलग राज्यों में खराब हो रही थी, तो विपक्षी दल इसके लिए कहीं ना कहीं किसको जिम्मेदार मान रहे थे, इसको जो है सत्तारूढ़ पार्टी को ही जिम्मेवार मान रहे थे कि भाई ये जो है इंदिरा कांग्रेस जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, इंदिरा रूलिंग पार्टी जो है वो ठीक ढंग से काम
नहीं कर रही है। ठीक है, तो वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी क्या दे दे, इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दे। ठीक है, तो लेकिन देखो जो विपक्षी थे वो तो क्या, विपक्षियों में जो थे कौन थे, वो विपक्षी पार्टी ये चाहती थी कि इंदिरा गांधी त्याग पत्र दे दे और देश का कार्यभार कौन संभाले, जयप्रकाश नारायण जी संभाले। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के जो थे, कांग्रेस के का जो राजनीतिक दल था वो सब इंदिरा जी से प्रभावित था और उनके पक्ष में था। डीके बरुआ की ये एक कोटेशन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, सेड बाय डीके बरुआ। ओके, तो ये वाली डेफिनेशन जो है ये काफी बार आ चुकी है, आप इसको याद कर लेंगे। तो ये जो था कि इस तरीके से यूं बार बार डिमांड की जा रही थी विपक्षी पार्टी के द्वारा कि कांग्रेस को जो है अपने पद से, कांग्रेस को जो में जो इंदिरा गांधी जी है उनको अपने पद से क्या दे देना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए। ठीक है, और लेकिन विपक्षी पार्टियों ने जो है अपने इस फैसले को कि भाई हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं, इसके लिए बेटा एक बहुत बड़ी रैली भी की और वहां पर जो है ये इस तरीके का एक सत्याग्रह निकाला, जैसे जो महात्मा गांधी जी जैसे सत्याग्रह करवाते थे उस तरीके का एक सत्याग्रह करने की घोषणा की। और उन्होंने वहां पर ये कहा कि जितने भी ये सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि सेना भी, सब के सब क्या कर दें, सरकार के आदेशों को पालने से मना कर दें, क्योंकि ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, तो आम जनता समझती थी कि इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ दे का नारा जो उन्होंने दिया है और उसके लिए कुछ काम नहीं कर रही है, तो इसलिए आम जनता भी क्या सोचने लगी थी, आम जनता भी ये सोचने लगी थी कि ये उन्हें, कि इंदिरा गांधी जी उन्हें क्या बना रही है, मूर्ख बना रही है केवल। ठीक है, और इस तरीके से सारी सिचुएशंस जो है सब कुछ इंदिरा जी के खिलाफ होता चला गया और उन सब चीजों को अपने फेवर में करने के लिए इंदिरा जी ने कहीं ना कहीं जो है आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है, देखो ये जो आपातकाल की घोषणा की गई थी इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां इतनी ज्यादा खराब हो गई थी बेटा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो है भारत में पहली बार आंतरिक सुरक्षा के आधार पर जो है 25 जून 1975 को रात्रि 11:45 पर आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो है देश में आपात स्थिति की राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा घोषणा करवाई थी। ठीक है, कि इतनी ज्यादा कंडीशंस खराब हो गई थी। इस प्रकार तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी हमारी, उन्होंने अपनी निजी आपदा को देश के आपातकाल में बदल दिया, ऐसा जो है कहा जाता है। इस घोषणा से पूर्व जो है भारत में जब भी कोई राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी वह केवल युद्ध के समय की गई थी बेटा, उसके अलावा कभी नहीं ऐसा कहा गया था कि भाई देश में आपातकाल की घोषणा कर दो। ठीक है, इसके बाद जो है कि आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति में भी कोई बाधा नहीं आई कभी भी। क्योंकि जो है आपातकाल की घोषणा के लिए जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किसी और से तो किसी भी प्रकार का जो है निर्णय मांगा ही नहीं, किसी और से तो कोई राय मांगी ही नहीं, उन्होंने सीधा राष्ट्रपति जी से कहा और आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हो गई थी। बेटे ये जो आपातकाल की घोषणा हुई थी ये इतनी जो है, इसमें क्या किया गया कि इंदिरा गांधी जी ने जो है इस आपातकाल की घोषणा का सहारा लेकर के जितने भी उनके राजनीतिक विरोधी थे उन सबको जेल में डालना शुरू कर दिया था और रातों रात जो है सभी समाचार पत्र जितने भी न्यूज़पेपर्स थे उन सब पर सेंसर लगा दिया कि अगर जो है वो कुछ भी छापेंगे तो वो सरकार से पूछे बिना कुछ भी नहीं छापेंगे, सब कुछ जो है सरकार की नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारी एक जो है आपकी बुक में बार बार बताया गया है, आप उसको पढ़ेंगे जरूर, याद भी करेंगे कि मीसा क्या है, MISA, मीसा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है ये एक। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत क्या था, जैसे आपने रॉलेट एक्ट पढ़ा होगा 10th क्लास में, वैसे ही जो है मीसा एक्ट था। मीसा एक्ट में क्या कहा गया था कि लोगों को बिना कारण बताए जो है कानूनी हिरासत में ले लिया जाता था और इस जो है ना इस कानून के अंतर्गत जो है अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से न्यायपालिका के पास जाने का कोई जो है प्रोसीजर ही नहीं छोड़ा था कि अगर कोई व्यक्ति जो है कैद कर लिया जाता है और वो वहां पर उनके पास जाना चाहता है, न्यायपालिका के सम्मुख पेश होना चाहता है, तो ऐसे में भी जो है उससे ये जो नजरबंदी के अंतर्गत जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है वो न्यायालय द्वारा भी स्वीकार नहीं की जाती थी। इस तरीके का माहौल बना दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने पढ़ा है ना मौलिक अधिकारों में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अगर कोई व्यक्ति जो है कि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको विदिन 24 आवर्स जो है न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाना चाहिए और उसके बारे में जो है ये किस कारण से जो है उसको गिरफ्तार किया गया है उसका कारण पर चर्चा होनी चाहिए, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो है ये सब
जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था। किसी भी व्यक्ति को जीवन का, स्वतंत्रता का, संपत्ति का कोई भी अधिकार सुरक्षित नहीं था। समझ गए? मीसा के कानून के अंतर्गत अगर लोग गिरफ्तारी हो जाते थे एक बार, तो उनके सारे, ये समझ लीजिए कि फिर वो कहीं पर भी जाकर के इसके लिए अपने लिए अपील नहीं कर सकते थे। बहुत सारी ऐसी इस तरीके की आपातकाल के दौरान बातें हुई जिनसे जो है ये जो कांग्रेस का वो जो समय था आपातकाल का, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा समय भारत के लिए कहा जाता है आज तक के समय में। ठीक है, 25 जून 1975 को जो है ये आपातकाल लागू किया गया था और इसकी अवधि करीबन जो है 2 साल के करीब जो है इसकी अवधि बताते हैं, हमारी बुक में दी गई है बेटा। तो इस तरीके से जो है आप इसको याद कर लेंगे, कहीं पर भी जो है आप इसको छोड़ेंगे नहीं कि ये इसको आप यूँ ही छोड़ दें कि भाई ये कोई आसान नहीं, ये आसान है, ये है, कुछ भी ऐसा अपने माइंड से कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, 25 जून 1975 से लेकर के और जो है 18 जनवरी 1977 तक, ये आप डेट याद कर लेंगे कि 25 जून 1975 से लेकर के 18 जनवरी 1977 तक 18 महीने के समय तक जो है आपातकाल की सिचुएशन को जो है बनी रही थी। आपातकाल जो है लगा रहा था। 18 जनवरी 1977 को लास्ट डेट था जिस दिन वो ख़त्म किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे और अच्छा मन लगा करके लेसन को याद करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, घर में रहेंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। कहीं पर भी जाओ बेटा, मान लो बुक वगैरह लेने जाते हो तो मास्क लगा करके जाया करो। ठीक है, किसी से फालतू बातचीत नहीं करनी है। अनावश्यक रूप से बातचीत करना भी जो है वो कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बन सकता है। इसलिए कोशिश करो कि आप अपने जो है घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा रहें और सेफ्टी से रहें और जो भी टॉपिक करवाया जाता है उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, नोट्स की हेल्प लीजिए, बार बार वीडियोस वगैरह देखो। ठीक है, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ बेटा वो मैं अपने चैनल पे लगा देती हूँ, क्योंकि सारी वीडियोस तो जो है एकदम से जो है मैं उस पर ग्रुप में डाल नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो आप जो है कोई भी वीडियो आगे पीछे की कभी भी देखना चाहें तो वहाँ चैनल पे सारी वीडियोस सेव हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने पास जो है सारा काम रखिए और साथ साथ याद करते जाइए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।